चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 12। आज पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन। इसी चीज को कहते हैं, इसीलिए कहते हैं टॉपिक को मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, नाम में ही आंसर है कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो उसके लिए अब एक तरीका तो है सिंपल कि हम अलग अलग वैल्यू पुट करके चेक करें। जैसे मान लो y इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर 2x है, तो कह देगा कोई मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो तुम कहोगे x की वैल्यू बताइए कितनी है। हमने कह दिया 10, तो तुम कह दोगे y इज इक्वल टू कितना आ गया 20। हमने कह दिया x इज इक्वल टू -10, तो कह दोगे y की वैल्यू -20। अब मैंने कहा यही दोनों वैल्यू के बीच में ही x की वैल्यू आपकी वेरी करेगी, यानी कि x क्या हो सकता है 10 हो गया तो इससे कम होगा। मैंने कहा इन दोनों के बीच में, और ये क्या हो गया -10। तो एक सबसे कम वैल्यू और सबसे ज्यादा वैल्यू x की दिख गई कि नहीं दिख गई। इसको लिखने का तरीका ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू -10 एंड लेस देन इक्वल टू +10। तो ऐसे किसी भी इक्वेशन में हमको डिफाइन करना पड़ता है कि x की वैल्यू कहां से कहां तक वैरी कर रही है। वेरी का मतलब क्या हो गया, मैं कहना चाहता हूं कि बदल रही है ना। x वैल्यू पहले कितनी है, एक बार -10, तो नेक्स्ट क्या हो सकती है -9 हो सकती है ना, -8 हो सकती है, सो ऑन। और कहां तक जाएगी ये जाएगी आपकी +10 तक, है ना। ठीक है, तो अगर तुमसे कोई पूछेगा कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तुम कह सकते हो कि सर x की वैल्यू 10 पर y की वैल्यू क्या है मैक्सिमम है, और x इज इक्वल टू -10 पर y की वैल्यू क्या है। ठीक है, एक तो ये बेसिक रूल हो गया, इस तरीके से हम वैल्यूज निकालते हैं। लेकिन अगर हमारे पास यही नहीं पता हो कहां से कहां तक वेरी कर रहे हैं, और हमारे पास कोई फंक्शन भी इस तरीके का ना हो, तो क्या डेरिवेटिव ये चीज हेल्प कर सकता है। क्योंकि डेरिवेटिव क्या होता है, डी बाई डी एक्स जब लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, है ना। जहां पर कहते थे वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, है ना। वाई इज क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स, का मतलब क्या है, वाई एक्स पर निर्भर करता है। यही तो है, डिपेंडेंसी की बात थी। तो एक्स जब आपका बदलेगा तो वाई में कितना चेंज आएगा, इसी कहते हैं रेट ऑफ चेंज। तो कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये पता है मुझे कि आपको बता चुका हूं, ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। कहने का मतलब हुआ कि x के रिस्पेक्ट में y की वैल्यू बदल रही है, तो किस रेट से बदल रही है, समझ में आ रहा है। उसको फाइंड आउट करने के लिए कहते हैं dy बाई dx। चलो फिर से याद करवा दिया मैंने, देख लीजिए फिर क्या है। अगर कोई क्वांटिटी y है, डिपेंड करती है किस पर, x पर, इस तरीके से कि इट बिकम मैक्सिमम एट x1। तो कह रहे हैं इस तरीके से डिपेंड करती है कि कोई संख्या है आपकी x1, तो x1 कोई वैल्यू हो सकती है, उस पर क्या हो जाती है, वो मैक्सिमम हो जाती है, और x2 पर वो क्या हो जाती है मिनिमम। तो इसका ग्राफ कैसा बन सकता है, तो ग्राफ देखते हैं ध्यान से। तो यहाँ पर ये हो गया आपका y एक्सिस, जो कि y की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ये हो गया x एक्सिस। ठीक है, तो x इज इक्वल टू x1 हमने बोला, तो उस पर कोई एक y की वैल्यू कोऑर्डिनेट निकालना तो आता ही होगा ना। इस पॉइंट को लिखेंगे x1, y1। हमने y1 मान लिया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y की मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ग्राफ तो बनाना जानते ही हो ना सब लोग। ठीक, फिर हमने कहा कोई x2 वैल्यू है, उस पर y की वैल्यू सबसे कम हो गई, न्यूनतम जिसको कहते हैं। ये क्या हो जाएगा भैया, ये वो वैल्यू हो जाएगी जहां पर आपकी y की वैल्यू क्या है, y2 क्या रिप्रेजेंट करता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ y की सबसे छोटी वैल्यू। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब उसके बीच में ये कैसा है भाई, उसके बीच में एक नॉन यूनिफॉर्म या फिर कह सकते हैं नॉन लीनियर कर्व बना हुआ है। अंग्रेजी शब्द है ना, लीनियर मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का कर्व। और जब टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है यानी कर्व होता है, तो वैल्यू जो चेंज हो रही है वो कांस्टेंट रेट पर यानी कांस्टेंट दर पर नहीं बदल रही है। जैसे मान लो y इक्वल टू पहले 4 था, बाद में क्या हो गया 6 के बाद 8 हो गया। अब जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि जो वैल्यू चेंज हुई वो बार बार 2-2 के शिफ्ट से आगे बढ़ रही है। लेकिन अब मैं बोल दूं कि y इक्वल टू पहले 4 था, बाद में 8 हो गया, फिर बाद में फिर से आपका 9 हो गया। देखो 8 और 9, 3 और 1, चेंज कितना आया, 3 का चेंज आया, 1 का चेंज आया। अब ये ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नहीं बन सकता, इट विल बी क्या होगा, एक्सपोनेंशियल कर्व, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा लाइन हमारा बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसीलिए ग्राफ ऐसे बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कह रहे हैं। अब इनको आगे मैथ वाले बच्चे पढ़ेंगे, बाद में चलिए क्रिटिकल पॉइंट, है ना। और हम उतना टेक्निकल में नहीं जाएंगे, बिकॉज वी आर जस्ट यूजिंग इट फॉर आवर फिजिक्स। हम उतना टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे, फिर भी आपके लिए इतना समझदार हैं आप कि एट दीज पॉइंट, क्योंकि dy बाई डी इसको पता है,
जिसको अच्छे से पढ़ के आ रहा है मेरे से, dy बाई डी एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? स्लोप को। और स्लोप क्या होता है? इसको कहते हैं टैंजेंट ऑफ थीटा, यही तो कहते हैं। थीटा का क्या है? ये टैंजेंट है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कह रहे हैं टैंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब भी हमारा जब टैंजेंट आप बनाइए, टैंजेंट क्या होता है? किसी एक बिंदु को टच करके जाने वाली कोई सीधी रेखा, इसे को टैंजेंट कहते हैं। वो ऐसी रेखा होगी सिर्फ एक ही बिंदु को टच करेगी। अगर x1 पर y की वैल्यू y1 है तो y1 को ही सिर्फ टच करके वो जा रही होगी और किसी को टच नहीं करेगी। इसी प्रकार से यहाँ पर x2 पर वैल्यू क्या थी? y2, तो y2 को टच करते हुए रेखा जाएगी। और जब भी ऐसी लाइन बनाएंगे तो याद रखिएगा, ये एक प्रॉपर्टी की तरह याद कर लो कि अगर वो बिंदु मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है या फिर मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है तो जो टैंजेंट होगा वो हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, यानी कि एक्स एक्सिस के समांतर होगा। ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या कह रहे हैं कि अगर आप देखोगे टैंजेंट, ये देखो लिखा भी हुआ है क्या? टैंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। लेकिन नहीं, मैथ की तरह बताओ सर, तो tan थीटा की वैल्यू जब 0 हो जाए तो जो टैंजेंट होगा वो हमेशा क्या होगा? पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। क्योंकि भैया एक चीज समझो, tan थीटा की वैल्यू तभी 0 होती है। tan थीटा कब 0 होता है बताओ ये दिव्यांग का? 0 कब हो सकता है? क्यों इसका? अच्छा ये तो मुझे पता ही नहीं था जो तुमने बोला। इसका एक सिग्निफिकेंस है ना, हर चीज का एक सिग्निफिकेंस है, इसका कारण है। मैडम है पानी वहीं रख दो, ठीक है। उसका एक कारण है ना क्यों 0 होता है। मैंने लिखा भी हुआ, चीटिंग तो हमने करवाई नहीं। साइन थीटा कॉस थीटा। अब अगर अच्छे से पढ़े होते पाइथागोरस तो तुम फटाफट बताते कि सर आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, ये एंगल थीटा होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेनस होता है, tan थीटा जो है, ये मैंने ऐसे ज्ञान दिया हुआ है बेसिक मैथ में ना। चाहा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है, राइट। फिर कहते हैं कि सर आपका tan थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कॉस के। तो जब हम इसको देखते हैं तो cos 0 का क्या मतलब हुआ बताओ? एंगल 0, दो लाइन के बीच में 0 एंगल का बनता है जब दूसरे के पैरेलल हो जाए। टू पैरेलल लाइंस ऑलवेज मेक 0 डिग्री, है ना, क्योंकि इनके बीच का एंगल क्या होता है? 0। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तभी तो एंगल का फॉर्मेशन होता है, जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो एंगल का आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब है कि यहाँ पर थीटा 0। ओके, थीटा 0 का क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है कोसाइन ऑफ थीटा के लिए? तो ये क्या है भैया? बेस, और ये है हाइपोटेनस। यानी बेस तो अपनी जगह ही रहेगा, लेकिन अगर हाइपोटेनस भी ऐसा हो जाए, इतना छोटा एंगल सबटेंड करे, मतलब परपेंडिकुलर इतना छोटा हो जाए कि आपका हाइपोटेनस किसके ऊपर ओवरलैप करने लगे? इसके ऊपर, बेस के ऊपर, तो एंगल क्या हो जाएगा? 0। और अगर हम कभी भी करेंगे, देखो बेस और हाइपोटेनस अगर बराबर हो गए, b अपॉन b क्या होता है? 1। रट गए थे ना वैल्यू, समझ भी लो cos 0 1 क्यों? समझ में आया? cos 0 इसलिए 1 होता है क्योंकि बेस और हाइपोटेनस एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, दोनों की लंबाई बराबर। जब बराबर हो जाएगी तो एक ही सेम चीज डिवाइड करोगे तो आंसर तो 1 ही आएगा ना। अब साइन थीटा का सिग्निफिकेंस समझ लीजिए, साइन 0 का क्या मतलब होता है? ये 0 क्यों होता है? इसका रीजन है परपेंडिकुलर। अगेन यही वाला केस ले लो, थीटा 0 तब होगा ना जब हम ओवरलैप करेंगे। इस केस में क्या गायब हुआ? परपेंडिकुलर 0 हो गया। परपेंडिकुलर क्या हो गया? 0। जब परपेंडिकुलर 0 हो गया था तो 0 अपॉन कुछ भी करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। अब जो इतना पढ़ लेता है उसको पता है tan थीटा। अब न्यूमरेटर 0 होगा तो डिनोमिनेटर कुछ भी हो आंसर तो 0 ही आएगा। इसलिए tan थीटा क्या होता है? tan 0 0। समझ में आया? ठीक, चलो। तो इसका मतलब है कि tan 0 का मतलब हो गया अलाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, जब भी dy बाई dx की बात करेंगे, बट द स्लोप, जब tan 0 0 होता है तो स्लोप भी क्या आ जाएगा? 0 ही तो आएगा, सही। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कभी भी कोई पॉइंट अगर मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है तो वो पॉइंट हमेशा क्या होगा भैया?
स्लोप वहां पर 0 होगा। आगे चल करके तुम लोग पढ़ोगे एओडी के अंदर क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में, तो क्रिटिकल पॉइंट इसी के, ठीक है। आगे इट इज 0 एंड जस्ट आफ्टर द मैक्सिमम इट इज नेगेटिव, ये भी बड़ी बेकार बात है। अब ये भी समझना बहुत आसान है, कह रहे हैं कि ये अगर मैक्सिमम पॉइंट होगा, क्या कह रहे हैं, अगर यहाँ पर देखो ध्यान से, ये बात थोड़ी सी मिस हो गई, वैसे मैं आगे बता ही देता। कह रहे हैं जस्ट बिफोर द मैक्सिमम पॉइंट, जो भी पॉइंट होगा मैक्सिमम का, ठीक है, स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव, और एट द मैक्सिमम 0 हो जाएगा, और आफ्टर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जरा इसको समझते हैं अच्छे से, हवाबाजी नहीं करनी है, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे। अभी तो मिटाई करते हैं, एक कर्व बनाते हैं। ठीक है बॉस, ये हो गया हमारा एक पॉइंट। इसको कहते हैं, बाद में मैथ वाले पढ़ेंगे कहीं ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा, ऐसे पढ़ेंगे आगे चल के, कोई नहीं। देखिए जरा, अब जरा ये पॉइंट मैंने ले लिया, मैंने कहा ये पॉइंट P है, ये पॉइंट क्या है, सबको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, Q है, ये R है, और ये हो गया हमारा। जरा इन सारे पॉइंट पर हम स्लोप देखते हैं, ठीक है, स्लोप पॉजिटिव, से पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करते हैं, ठीक। अब क्लियर हो गया है कि ये मैक्सिमा है और ये क्या है, इतना तो अंडरस्टूड। तो टैंजेंट बनाते हैं, टैंजेंट किसके रिस्पेक्ट में आते हैं, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। एंगल कितना बना रहा है बताओ, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 90 ज्यादा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और जब भी ऑब्ट्यूज एंगल होता है तो टैन क्या होता है, टैन थीटा ऑलवेज नेगेटिव। नहीं याद है तो याद कर, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो कम से कम याद करने की क्षमता डेवलप करिए, अच्छे से आ जाए। अब इस केस में, ठीक है, अभी टैंजेंट मिटा दे रहे हैं, थोड़ा इंटरसेक्शन में दिक्कत कर रहा है। इस समय जो एंगल बन रहा है वो कितना है बेटा बताओ, 90 छोटा है कि नहीं है, एक्यूट ना। तो बुला दो यार, भेज दो, हर चीज पूछोगे तो कैसे चलेगा। तो भाई रे, tan थीटा क्या हो जाएगा एक्यूट वाले केस में, पॉजिटिव, बिकॉज जब थीटा इंक्रीज करता है तो साइन थीटा भी इंक्रीज करता है, क्योंकि परपेंडिकुलर इंक्रीज करता है। दिमाग में ट्रायंगल चलना चाहिए तुम लोग के। तो अच्छे अच्छे अगर सम ऑफ ट्रायंगल वाले क्वेश्चन कैसे करोगे ना, तो कैसे चलेगा, दिमाग में इमेजिनेशन स्किल डेवलप करो। थोड़ा दिखना चाहिए, हमको दिख रहा है, अच्छा तुमको दिखना चाहिए। जब हम बोले थीटा इंक्रीज हो रहा है, दिमाग में होना चाहिए एक ऐसे लाइन बढ़ रही है धीमे 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 धीमे। जब थीटा छोटा हो रहा है तो लाइन छोटी हो रही है। अब बस परपेंडिकुलर बढ़ रहा है, न्यूमरेटर बढ़ रहा है, तो कोई वैल्यू बढ़ेगी। तो साइन थीटा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये देखो ये ट्रायंगल हो रहा होगा, छोटा एंगल पे परपेंडिकुलर छोटा हो गया और बड़ा हो गया, और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे परपेंडिकुलर बढ़ता जाएगा। अब तुम लोग एक और चीज दिखाएं, देखो सीख ही लो। अब इस साल हम जो है छुट्टी मिल गई है, लेकिन मजा तो होता है ना, गणित तो एक प्रेम होता है। अगर इस जगह प्रेम नहीं तो मैथ के बच्चे नहीं, है ना, तो प्रेम तो रहेगा ही हमेशा उसके साथ। अब बिल्डिंग बहुत बड़ी हो गई, थीटा 90 की तरफ चला गया, जैसे ये हो गया, ठीक है। अब मैं अगर इस पे एक रस्सी बांधू ऊपर से, और मैं इसके एकदम जो इसकी जो जहां पे इसकी परछाई गिर रही होगी उसी के जस्ट बगल में खड़ा हो जाऊं, तो ऐसा लगेगा नहीं कि वो रस्सी और ये दोनों एक ही हाइट की हो गई या फिर एक ही जैसे दिखेंगे। तो वही होता है 90 वाला। बेस क्या होता है, बेस निगलेक्ट करने लायक हो जाता है। इतना आप ये लाइन जो है ऐसे करते 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 क्या हो जाएगी, अप्रोक्सीमेटली लगेगा हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर इक्वल हो गया। समझ में आ रहा है, मतलब लंबवत और आपकी जो, आओ भैया आओ बैठो मुन्ना, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, एक ऐसा लगेगा ओवरलैप कर रहे हैं। जब ओवरलैपिंग का केस हो जाएगा एट थीटा क्या हो जाएगा, थीटा कितना है देखो, ये 90 डिग्री पर था, ये भी क्या हो रहा है 90 की तरफ बढ़। बैठो जल्दी बैठो, ठीक है। अब देखो दोनों क्या हो जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल लगेंगे लगेंगे, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। फॉर्मूला क्या होता है, sin 90 इज इक्वल टू, अब अगर P इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू H तो उस केस में क्या हो जाएगा बेटा, P अपॉन P कितना आएगा, इसलिए sin 90 क्या होता है, sin 90 कोण कितना होता है वैल्यू, याद है कुछ क्या, हाँ चलो बढ़िया है। तो देखो अब यहाँ पे cos 0 भी, cos 90 भी समझ लेते हैं, 0 के ऊपर सिग्निफिकेंस सीख जाओगे तो थोड़ा आसानी लगेगी।
फिर से बेचारे बेस की क्या हालत हो गई है, बेस ना के बराबर है कि नहीं है, बेस 0 हो गया। अब जब बेस 0 हो गया तो b अपॉन क्या होता है h, अब b हो गया 0, 0 अपॉन h मतलब क्या आ गया रे, है कि नहीं क्लियर। और इसलिए tan 90 क्या होता है, इन्फिनिट होता है कि नहीं, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी। किसी चीज को अगर 0 से आप भाग देंगे तो आंसर अनंत आएगा, यानी कि इन्फिनिटी आएगा। समझ में आ रहा है, तो ये हो गया। तो अब एक्यूट वाले में शुरू कहां से किए थे, 0 से शुरू किए, और कहां जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे कि 1 तक जाएंगे, मैं सही लिखा हुआ है। हाँ, तो tan 90 पर कहां जाएगा ये, इन्फिनिटी। फिर जैसे ही डाकेंगे वापस से निगेटिव है। tan की वैल्यू याद है, टेबल एक पढ़ाया होगा 10th क्लास में, एनसीईआरटी में लिखा होगा तुम लोग के। हाँ, कोई नहीं, आओ फिर तुम लोग को सिखाएंगे अलग से। चलिए अभी तो बैठे हैं, देख लीजिए। तो इसका मतलब क्लियर हो गया, स्लोप क्या होगा भैया, पॉजिटिव। यहाँ पर स्लोप क्या होगा, इस पर क्या होगा, स्लोप नेगेटिव। अब स्लोप आप लोगों को बताना है, ये हो गया। अब बताओ ये कितना एंगल बनाएगा, एक्स एक्सिस हमेशा बना लिया करो। क्या करोगे, एक रेखा खींच दो एक्स एक्सिस के समांतर, कितना कोण बन रहा है, ग्रेटर देन 90 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ऑब्ट्यूज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ऑब्ट्यूज में स्लोप क्या होता है, ढाल कैसी होती है, नेगेटिव। अब यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, थीटा लेस देन 90, स्लोप क्या हो गया फिर से। अब देखो मैक्सिमम के पहले पॉजिटिव बाद में निगेटिव, ठीक है, ठीक है। अब मिनिमम के पहले निगेटिव बाद में, यही तो याद करना है, ठीक है, कि आपका यही लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि स्लोप क्या होता है, अगर मैक्सिमम बिंदु के पहले पॉजिटिव होगा बाद में निगेटिव, और मिनिमम के लिए क्या हो जाएगा, मिनिमम के लिए स्लोप क्या होगा, पहले निगेटिव बाद में पॉजिटिव। ये बात अगर याद रखोगे तो तुम्हें हमेशा इससे हेल्प हो जाएगी। तो कभी कभी हमको क्या होता है, दर निकालना तो आता है, लेकिन 2 बार अगर मैं एक चीज डिवाइड मतलब डबल डिफरेंशिएट करना पड़े तो नहीं कर पाते। 2 बार dy बाई dx करना होता है तो हम कंफ्यूज होते हैं। उस केस में कैसे एग्जाम में बच के निकला जाता है, उसके लिए क्या करोगे, उसी के जस्ट पहले की वैल्यू चेक कर लो और बाद की चेक कर लो, ठीक है। इस पर तो स्लोप निगेटिव 0 आने वाला है, इस पर भी स्लोप क्या आएगा, 0। उसके पहले और आखिरी चेक कर लेंगे तो आंसर निकल जाएगा, निकल जाएगा, टाइम लगेगा लेकिन निकल जाएगा। लेकिन अगर हमको आता है तो, अगर हमें आता है तो देखो क्या करें, देखो यहां पर पढ़ो, कहते हैं कि इसका मतलब है कि dy बाई dx यानी कि जो दर है यानी स्लोप है वो डिक्रीज करता है मैक्सिमम के बाद, और यहाँ पर रेट ऑफ चेंज क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। बात सही है, देखो इसके बाद डिक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, वेरी गुड। और मैक्सिमम पर देखो क्या लिखा हुआ है, d बाई dx ऑफ स्लोप, मतलब इसको कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं, क्योंकि 2 बार d बाई dx है ना, देखो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, तो डबल डिफरेंशिएशन। अब इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव आनी चाहिए, अगर नेगेटिव आएगी तभी हमारा मैक्सिमम पॉइंट होगा, नहीं तो वो मिनिमम हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम डबल डिफरेंशिएशन करते हैं किसका, स्लोप का, अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव नंबर को लेकर के आ रही है, इसका मतलब वो बिंदु कैसा था, वो बिंदु हमारा मिनिमा था। इसके ऊपर सवाल करने में मजा आता है, ऐसे समझ नहीं आता। तो देखो इसको आगे लिखे हुए, इसको भी सीख लो, बहुत आसान होता है, इतना टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं। देखो क्या लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है ना, d बाई dx ऑफ, ऐसे लिखा हुआ है ना। हमें कुछ नहीं आता, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, d को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, d से। ये तो पूरा dx है, ये भी पूरा dx है, तो सेम संख्या को 2 बार गुणा करना मतलब कि होल स्क्वायर हो जाना, ऐसा ही तो होता है। और यहाँ d से d करेंगे तो d इंटू डी डी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। कैसा दिखेगा ये, तो पढ़ेंगे d2y अपॉन dx 2, इसे कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन। बहुत आसान होता है, इसको देखकर डरने की आवश्यकता नहीं है। क्या हम लोग को ये समझ में आ गया मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है ना। इसको कर लेंगे, सवाल करके देखते हैं, ठीक है, सीधे क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन करके देखेंगे अपन कि ये कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन क्या है भाई, द हाइट रीच्ड इन टाइम t, सीधे सवाल आएगा। देखो क्या कह रहे हैं कि एक ऊंचाई जो हमने रीच करी, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, चाल कर रहा है, और हम कह रहे हैं ऊंचाई तक जो पहुंचने में समय लगता है, कितना लगता है, t, ठीक। तो हाइट s तक पहुंचने में आपको कितना टाइम लगा, t समय लगा। उसका क्या लिखा है भाई, ये पार्टिकल थ्रोन अपवर्ड, बहुत मजे की बात है। कह रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे उछाल दिया ऊपर की तरफ, ठीक है, मतलब ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, इसको हमने ऊपर की तरफ इसके क्या कर दिया, एक वेलोसिटी दे दी, चाल दे दी, और इसको जमीन से, ये हो गई आपकी सतह, इससे h हाइट तक पहुंचने में कितना समय लगा, t समय लगा। कोई दिक्कत,
और हमने शुरुआती चाल क्या दी थी बताओ, u। तो हमारी जो शुरुआती चाल थी मैं v को मिटा करके यहाँ लिख दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया ना होता तो मैं कुछ भी ले सकता था, क्वेश्चन में दिया है तो मुझे ध्यान से करना, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलो आगे देखिए, उसका फिर दिया हुआ है कि ये h निकालने के लिए एक फॉर्मूला इन्होंने दे दिया, क्वेश्चन में ये दिया, क्या दे दिया, h ut माइनस 1/2 gt²। तो कह रहे हैं फाइंड द टाइम टेकन इन रीचिंग द मैक्सिमम हाइट। तो कह रहे हैं आप बताइए कितना समय लगा होगा मैक्सिमम ऊंचाई तक पहुंचने में। तो क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया मैक्सिमा निकालो, क्या कह दिया, मैक्सिमा। ठीक, तो जो नियम मैक्सिमा के लिए पढ़े थे वो अपन लगाएंगे और इसको चेक करेंगे। तो जरा देखते हैं कौन कर पाता है। ये h दिया हुआ है और h इज अ फंक्शन ऑफ क्या भाई, देखो ना u कांस्टेंट 1/2 कांस्टेंट, g को t तो है तो वैरी कर रहा है, समय ही तो बदल रहा है। तो कैसे पता चला मुझे h किस पर निर्भर करता है। देखो जो नए आए थे पीछे, आप लोग डरने की जरूरत नहीं है, ये सब जब हम बताएंगे दोबारा से तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा। ये फंक्शन अंग्रेजी शब्द है कुछ मतलब नहीं होता, ठीक है, सीधी सीधी बात समझो। तो कौन किस पर डिपेंडेंट है, जैसे तुम मुझ पर डिपेंडेंट हो ना पढ़ाई के लिए, वैसे ही बेचारा h अपनी वैल्यू के लिए किस पर डिपेंडेंट है, t के ऊपर। t बदल जाएगा, बार बार h बदल जाएगा, तो कहेंगे h इज अ फंक्शन ऑफ t। सुनने में लगा बहुत ड्रामा, लेकिन है नहीं, समझे कि नहीं समझे, आ गया ना। जो जिस पर निर्भर रहता है उसी का फंक्शन बन जाता है। जैसे तुम मुझ पर निर्भर हो तो यू आर अ फंक्शन ऑफ प्रशांत सर, है, वैसे h बेचारा t पर निर्भर करता है, तो h इज अ फंक्शन ऑफ t, समझ गए। तो यहां से ये ऐसे लिखा जाता है, इसका कोई मतलब नहीं, बस जानने के लिए कौन किस पर निर्भर कर रहा है, सवाल सॉल्व करने के लिए, ठीक। अब इसके बाद हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो हम सिखाएंगे, जैसे सिखाएंगे वैसे कॉपी पे लेके आए नहीं हो, मुहूर्त के हिसाब से आज कॉपी पे लिखना भी तो बनता है, सवाल लिखो गुरु, लिखो लिखो। मैं ये कह सकता हूं कि h क्या, इसका मतलब इसको पढ़ते कैसे, t में जो बदलाव आ रहा है उससे जो h में बदलाव आ रहा है इसी कहते हैं रेट ऑफ चेंज, जिसको हिंदी में दर कहते हैं, ठीक है। दर तब तक आपका आएगा जब तक दोनों बदलेंगे, जब बदलेंगे नहीं तो ये क्या हो जाएगा, जीरो होगा कि नहीं होगा। और दर जीरो कब होगा, जब t की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको निकालनी है, ठीक है, जिस पर, अरे हमको तो लगा वो आ गए, क्या नाम है उसका, एक है ना वो पीला गमछा, आजकल बड़ा घूमता रहता है। तो इसका मतलब अगर मैं इस h के इक्वेशन को क्या कर दूं, d डिफरेंशिएट करूं और उसको कर दूं जीरो के बराबर, तो मुझे t की वो वैल्यू मिल जाएगी जिस पर h की वैल्यू क्या होने वाली है, मैक्सिमम, और रेट ऑफ चेंज जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब है मेरे पास अगर कोई फॉर्मूला हो तो मैं जीरो बराबर लिख सकता हूं यहाँ d/dt ऑफ क्या आ जाएगा, ut माइनस हाफ gt², है ना। अब बस मुझे कोई फॉर्मूला सिखा दे, तो देखो एक ही फॉर्मूला होता है, अगर x की पावर n है और d/dx निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा, n इंटू x की पावर, अब जो नए हैं वो भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, कुछ नहीं। अब यहाँ मिलाओ x और x होना चाहिए, यहाँ पर क्या है, t और t है कि नहीं है, और t की पावर कितनी, कुछ नहीं तो वहां पर 1, यहाँ कितनी बेटा, t की पावर 2, तो हम लोग कर सकते हैं ना। देखो जो संख्या आपकी अनरिलेटेबल उसको कांस्टेंट बोल करके बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, u बाहर आ जाएगा और d/dt ऑफ t, देखो ऊपर नीचे सेम है ना, तो आंसर क्या आएगा भैया, 1 आएगा, क्या dt/dt कट गया, ठीक। फिर माइनस 1/2 नंबर है बाहर आ गया, g भी संख्या होती है, d/dt ऑफ क्या आ गया बेटा, t², यही तो आएगा। अब मैच करो, ये t की पावर कितनी है, 2, यहाँ फॉर्मूला क्या था, जब नीचे और ऊपर वेरिएबल्स हैं वो उसकी कुछ पावर हो तब ये काम करता है। तो देखो नीचे ऊपर सेम है कि नहीं है, t नीचे में t ऊपर, पावर कितनी है, 2, तो 2 की क्या भाई n हो गया, तो ये फॉर्मूला काम करेगा कि नहीं करेगा, तो अब आंसर क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, और t की पावर 2 माइनस 1, तो आंसर क्या आएगा, 2t आएगा कि नहीं आएगा, हो गया। इतना सब इंटेलिजेंट बैठे हैं, देख लो, u इंटू 1 माइनस 1/2 g इंटू 2t, 2 1 जा, गलत है क्या, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, u माइनस gt, यही तो बचेगा, अरे 2 2 कट गया ना, तो u माइनस gt, वेरी गुड। और u माइनस gt बराबर क्या था बेटा, 0, है ना। तो आंसर देखो तुम्हारे हाथ में आ गया, u माइनस gt बराबर 0, तो इसका मतलब देखो इसको इधर भेज देंगे, तो t बराबर क्या आ जाएगा, u अपॉन, तो t की कौन सी वैल्यू पर मैक्सिमम हाइट पहुंचेंगे, जब t की वैल्यू u/g होगी तब हमारा h की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। समझ में आया तुमको, t की वैल्यू मिल गई जिस पर ये h तक
पहुंचेगा। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। तो हम लोग को बोला गया था कि टाइम टेकन निकालो मैक्सिमम हाइट तक, क्या हम लोग ने निकाल लिया? यस, हम लोग ने निकाल लिया। ठीक है, समझ में आया? ये इसका आंसर है, लिख लो सर। हाँ हाँ भैया, जाओ। ठीक है, समझ में आया कुछ तुमको? तुम्हें आया मैडम? नहीं आया तो लिखो जल्दी जल्दी। एक ही मामला लगा बस। ठीक है, एक और क्वेश्चन करो। इस पर चीटिंग करा दी देखो। अच्छा ये लिख लो जल्दी जल्दी, फिर क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं, अगर पढ़ोगे तो मजा आएगा। चलो भैया, ये क्वेश्चन देखो, क्या है? अ मेटल रिंग इज हीटेड सो दैट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इन सेकेंड इट्स एरिया इज गिवन बाय। तो देखो ये फिर से वही बेकार वाला क्वेश्चन है। यहाँ कह रहे हैं कि हमने क्या कर दिया, एक मेटल की रिंग ले ली। रिंग तो सबने पहनी होगी, पहनाई भी होगी, है ना? वैलेंटाइन डे पे जीवन जीने मरने की कस्में खाई होंगी और फिर अगले वैलेंटाइन में किसी और के साथ खाएंगे। तो ऐसी चीजें मत करना। अब इसको क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं किसी भी समय पर अगर इसका क्षेत्रफल चेक करते हैं तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। वो क्या है? A बराबर 3t स्क्वायर प्लस t/3 प्लस 2। और इसका मात्रक क्या है? मीटर स्क्वायर। हाँ, एरिया का तो मीटर स्क्वायर होता भी है ना? अच्छा, आगे कह रहे हैं व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया एट t इक्वल टू 10 सेकेंड। तो कह रहे हैं t बराबर 10 सेकेंड पर एरिया की जो बढ़ोतरी हो रही है वो किस दर से हो रही है, यानी किस रेट से होगी। तो क्लियर हो गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बात हो रही होगी, dA/dt करना है। ठीक, जैसे पिछला वाला सवाल किया था वैसे ही इसका भी उत्तर हम निकाल सकते हैं। जरा आप लोग निकाल के देखिए, फिर हम बताते हैं। ट्राई करिए। आंसर बता दिया हमने। अभी भी नहीं कर पाए? अरे चलो dA/dt से कर लो कम से कम। dA/dt हम सब साथ में करेंगे, आराम से करेंगे। देखिए, जिसको नहीं आ रहा है, हर्षेत, सोनू और बेटा आपका नाम बोल रहे हैं, नाम बताओ। अंकित। देखो अभी हम लोग करेंगे इसको, सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। dA/dt पहले लिख लिया करो, जैसे लिखना लिखते जाओ। ठीक है, फिर सीख जाना है इसको, इतना ही करना है, इसमें कुछ करना नहीं होता। t/3 प्लस 2, है ना? अच्छा, वो सोनू गया फोन बतियाने गया? हाँ। तो इतनी लंबी बात करोगे तो क्लास खत्म हो जाएगी। ये तो भाई अलग ही महारत थी। ठीक है, देखो संख्या को बाहर कर लो, ब्रैकेट खोलोगे, संख्या को बाहर कर लो और वेरिएबल को अंदर रखो। ठीक है, 1/3 को बाहर कर लोगे, d/dt ऑफ t प्लस d/dt ऑफ। ठीक, किसी भी संख्या का डिफरेंशियल क्या होता है? 0। dt/dt क्या हो जाएगा? 1। ये तो सीख गया ना, पीछे किया था, पीछे भी किया था। यहाँ तो तुम्हें पता ही है, ये 2n हो गया, 2t की पावर 2-1। कैसे? एक ही तो मामला है, d/dx ऑफ x की पावर n, n into x की पावर n माइनस n की वैल्यू कितनी है? 2। इसको पकड़ लो, 2 आगे लेके आओगे, फिर t लिखोगे, t की पावर 2-1 कितना होगा? t की पावर 1। तो बचेगा क्या? 2t बचेगा ना। 3 गुणे 2 गुणे t प्लस 1/3 गुणे 1 प्लस 0, है ना? यही तो हो गया। और यहां से क्या आ गया? 60 प्लस 1/3। अब बोला गया है कि एट t बराबर 10 पे बताइए dA/dt कितना होगा। यही तो बोला गया, कुछ करना थोड़े ना। ठीक है, तो 10 फुट कर दो, प्लस क्या हो जाएगा? 1/3। तो 60 प्लस 1/3 हो जाएगा 181/3 मीटर। चाहो डिवाइड कर लो। डिवाइड कर लिया, कितना आया? अरे यार, कितने कंजूस आदमी हो यार। 3 × 18 होता है, फिर 6.33। चलिए भाई, ठीक है, हो गया। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और कर लो, फिर छोड़ देंगे। बस एक क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है। चलो ये होमवर्क दे क्या, समझा के छोड़ दे। अभी करके दिखाओगे तुम लोग ये, तुम और तुम हैं, और नहीं करोगे तो पक्का बने घर से कुछ
सर जाएंगे कल, फिर आएंगे क्या दिया तो सर हम भूल गए। The radius of air of an air bubble is increasing at the rate of 1/2 centimeter per second। तो पहले दिमाग में क्या होना चाहिए कि स्फीयर होना चाहिए। बबल कैसा होता है? स्फेरिकल होता है ना शेप में, ठीक है। इसका एक सेंटर भी होगा, इसका एक रेडियस भी होगा, त्रिज्या जिसको कहते हैं इनकी, ठीक है। धरती कैसी होती है? गोलाकार होती है ना ग्रुप, तो वैसा ही होगा आपका बबल। देखे नहीं हो क्या कभी भी निकलते सोप से, सर्फ ऐसे हाथ हिलाओ देखो निकल आएंगे उसमें से, है ना। तो उसी की बात होगी। कह रहे हैं उसका जो त्रिज्या है वो बढ़ रहा है और हर सेकंड कितना बढ़ रहा है? 1/2 सेंटीमीटर यानी 0.5 सेंटीमीटर, यही तो होगा ना, ठीक। आधा सेंटीमीटर ये भाई साहब बढ़ता जा रहा है हर सेकंड, ठीक। एक सेकंड में कितना हो जाएगा ये? r प्लस 0.5 सेंटीमीटर, फिर अगले एक सेकंड में फिर r प्लस 0.5 प्लस 0.5, मतलब पूरा 1 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, समझ गए ना। ये दिया हुआ है। आगे कह रहे हैं इसका मतलब dr by dt is equal to 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। Determine the rate of increase in its volume when radius is 1 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं बताओ भैया वॉल्यूम में कितना बदलाव आएगा अगर रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? फिर 10th पास करके आए होगे कुछ लोग, तुम तो पास ही किए। पाई स्क्वायर, अरे नहीं, क्या भाई बताओ आयतन कितना होगा? तुम्हें बताओ, नहीं पता स्फीयर का आयतन कितना होगा? यार तुम बताओ, तो नहीं बता पा रही क्या? पाई क्यू? नहीं पाई क्यू, ऐसे बताएंगे 4/3 पाई आर क्यू। तो देखो फॉर्मूला तुम्हारे सामने निकल के आएगा, dv बाई dt करते हैं, ठीक है। तो बताओ 4/3 एक संख्या, इस पे कभी भी हो सकता है डिफरेंशिएशन, नहीं हो सकता। किस संख्या पे नहीं होता? पाई भी तो एक संख्या ही है 3.14, उस पे भी नहीं हो सकता। तो किस पे होगा? क्या बदल रहा है भैया? सिर्फ और सिर्फ समय के साथ आपका त्रिज्या ही तो बदल रहा है, और कुछ बदल रहा है क्या? ठीक। अब प्रॉब्लम क्या होगी सर, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें? ये तो r है, यहाँ तो t है, आपने ही सिखाया हुआ है कि t और यहाँ पे भी t होना चाहिए। तो ऐसे केस में एक चीज सिखाई थी, चेंज ऑफ, ये किसके रिस्पेक्ट में हो सकता है? r के रिस्पेक्ट में। तो एक dr मल्टीप्लाई किया और एक dr डिवाइड कर दिया, समझ में आया? हमने एक यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, एक डिवाइड किया, जिससे क्या हुआ? dt को हम खसका सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन का रूल यही होता है ना, 2 गुणे 3 गुणे 4 लिखा हुआ, तो 2 गुणे 4 पहले करके बाद में 3 से भी गुणा कर सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया इसमें, यहाँ पर dr का मल्टीप्लाई और dr का डिवाइड, जो कि क्या है? 1 को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं अगर इसको चाहूं तो लिख सकता हूँ 4/3 पाई, तो जाएगा dr³ अपॉन dr इंटू dr बाई dt। अब इसकी वैल्यू हमको पहले से पता है कितना है? 1/, ठीक है, और r की वैल्यू हमको पता है 1। आंसर आ गया, ठीक। अब आंसर निकाल के मुझे बताओ कितना आया। भैया आखिरी क्वेश्चन है आज का। अरे तुमसे कहते हैं आंसर निकालो, तुम पानी पीती हो, 1 घंटा लिखती हो, आंसर निकालो, आगे बैठी हो, उल्टा लटका देंगे तुमको। सही बता रहे, रस्सी लगा के मत कही ना फिर, और तुमको फिर तुम्हारे नीचे उसको दोनों एक साथ लटके थे, ठीक है। स्लो मोशन में कर रहे हैं, आगे बैठो यार, थोड़ी इज्जत रखो, कर सकते हो, पता है हमको। इंटेलिजेंट बच्चे। देखो भैया 4/3 पाई। अब बताओ भैया हर्षित, अब तो सिखा दिया, अब तो पूछेंगे बोलो, ठीक। क्या सिखाया था? यहाँ मैच कर जाए तो हमारा x की पावर n वाला कॉमन लगेगा कि नहीं लगेगा? तो n की वैल्यू कितनी है देख के बताओ? 3 है ना, दिख रहा है ना बढ़िया से, बहुत बढ़िया। तो पूरे अब सीख गए इसका मतलब। फिर क्या लिखेंगे? r है तो r लिखेंगे, फिर पावर कितनी हो जाएगी? घट जाएगी, 3 में से 1 जाए कितना बचेगा? बहुत बढ़िया। देखो अभी नए लड़के आए, सीख गए, जिन लोग सो रहे, ठीक हो गया, ये काम खत्म। फिर यहाँ क्या आ जाएगा? dr बाई dt, जिसकी वैल्यू कितनी है बेटा? देखो यहाँ लिखा है ना, ये उठा के कर लोगे कि नहीं कर लोगे? उसको हटा क्या करोगे? 1/2। तो ये देखो 3 बन जा, 3 गया, है ना, बचेगा क्या? 4 पाई r स्क्वायर इनटू dr बाई dt, है ना। और इन्होंने 1/2 पुट कर दिया और यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया, लेकिन फिर भी गलत ही बताया। देखो हम क्या बचा, तो ऐसे क्या है ना, कैरेक्टर है,
ये कैरेक्टर अपना दिखाएंगे। आर की वैल्यू 1 चिल्ला रहा हो ना मैं बार बार, क्या आर की वैल्यू कितनी है देखो, अरे तो आर की वैल्यू भी तो पुट करेंगे ना हम लोग यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 2 पाई तो बचेगा, क्योंकि आर भी 1 का स्क्वायर करोगे तो आंसर 1 ही आएगा। आंसर कितना है इसका, इतना ही तो करना क्या इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए अगली क्लास में हम लोग कुछ नया सीखेंगे, ठीक है। अच्छा यूनिट तो बता दो दिव्यांका, यूनिट बताओ क्या होगा 2 पाई के बाद, यूनिट बता दो बस, तुम सही बता रहे, बाकी सारी गलती माफ। यूनिट क्या होनी चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब, बस ना, सोच लो, गलती बाद में मत कहना। मीटर होता है, मिनट। देख लो भाई, ये है हमारे फ्यूचर के इंजीनियर्स, सेंटीमीटर क्यूब पर नीचे क्या है भाई, टाइम तो सेकंड में होता है गुरु, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये इसका आंसर है, ठीक है। नोट कर लीजिए, आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में इसका ही कंटिन्यू